मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों पर जीत हासिल कर कांग्रेस को बड़ी पटकनी दी। इन 230 विधानसभा सीटों में से ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर हर किसी की नजर थी और नजर इस चीज पर भी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए क्या कुछ करते हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात आती है तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में ग्वालियर चंबल संभाग का जरूर जिक्र होता है और ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से बीजेपी 18 सीटें जीत पाई और कांग्रेस 16 सीटों पर सिमट करके रह गई। लेकिन पिछले चुनावों की तुलना में देखा जाए तो कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी महज 7 ही सीटें जीत पाई थी। लिहाजा इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 11 सीटों की बढ़त हासिल की तो कांग्रेस को 10 सीटों का झटका ग्वालियर चंबल संभाग में लगा। लेकिन इसके बाद भी लगातार ये बात मानी जाती रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने से पार्टी को उतना फायदा नहीं हुआ जितना पार्टी खुद अनुमान लगाए बैठी थी और कहीं ना कहीं यही वजह भी रही कि सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं चुना गया। ये सारी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश है। दिनेश से आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासी रण की सारी उथल पुथल की स्थिति को लेकर, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य और उनके भविष्य में उठाने वाले तमाम कदमों की संभावनाओं को लेकर के। दिनेश, बात शुरू करते हैं सबसे पहले ग्वालियर चंबल संभाग की उन 34 सीटों से जिनमें बीजेपी 18 जीती, कांग्रेस 16 जीती। अगर पिछले चुनावों के लिहाज से देखें तो बीजेपी को 11 सीटें ज्यादा मिली है, लेकिन बीजेपी ने यहां उतना फायदा सिंधिया का नहीं उठा पाई या सिंधिया से बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिला और जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बना गया। क्या प्रमुख वजह उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की यही लगती है? बिल्कुल। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से भी यदि हम देखें अक्षय, तो यहाँ पर उनका सियासी जो है करियर वो ढलान की तरफ आया है, क्योंकि जब चंबल संभाग में जिस तरीके से 34 सीटें आती हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो सिंधिया का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उसका कहीं ना कहीं असर यही दिखाई दे रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक मजबूत नेता जरूर है, लेकिन यहाँ पर उस दमखम के साथ राजनीति नहीं कर पाए, उस दमखम के साथ चुनाव में नहीं उतर पाए जिससे कि वो अपने इलाके से अपना दबदबा जो है उसको कायम रख सके। और यहाँ पर जिस तरीके से कमलनाथ सरकार में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी सरकार बनाने में, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा था, लेकिन इस बार झटका जरूर लगा है, लेकिन मन मुताबिक जो सीटें हैं वो नहीं मिल पाई है। और यहाँ पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की एक खास वजह ये भी हो सकती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर जिस तरीके से जो प्रदर्शन है वो असाधारण नहीं रहा है, एक औसत प्रदर्शन रहा है, और इसी का आधार मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक नया नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश की है। बिल्कुल, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर बीजेपी का खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में जो प्रदर्शन रहा वो अविश्वसनीय नहीं रहा, वो अकल्पनीय नहीं रहा, वो बेहद ही यहाँ पर सामान्य रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी उम्मीद कर रही थी कि 34 में से 25 सीटें वो निकाल करके ले जाएगी, लेकिन 20 सीटों तक भी भारतीय जनता पार्टी पहुंचने में नाकाम रही। लेकिन सिंधिया का यहाँ लगातार जिक्र आ रहा है दिनेश, तो सिंधिया को लेकर सवाल ये भी बनता है कि 24 के लोकसभा चुनावों में संभावना जताई जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। अगर सिंधिया के साथ यही रुख पार्टी ने रखा जो विधानसभा चुनावों में रखा, क्या उसके बाद सिंधिया पार्टी से दूरी बना लेंगे? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से अब सिंधिया उस समझदार में फंस चुके हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी से उन्होंने काफ़ी दूरी बना ली है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रही है, तो इसका आधार यही माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बैठकर यही विचार करेंगे कि यहाँ से अपनी राजनीति और अपने राजनीतिक करियर को बचाया जा सके और जितना हो सके यहाँ पर वो है बीजेपी के साथ मिलकर चला जा सके, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस वक्त वो मौजूद है, नागरिक उड्डयन मंत्री है, और उनकी निगाहें अब यही रहेंगी कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी के जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर चाहे वो गुना से सीट से जीते या फिर शिवपुरी से चुनाव लड़े, कहीं से भी लड़े, लेकिन केंद्र की सीट उनकी जो है वो एक तरीके से पक्की रहनी चाहिए। और यहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार जो मोहन यादव से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, पहले मध्य प्रदेश में भोपाल में मुलाकात होती है, फिर दिल्ली आवास पर मुलाकात होती है, उसके बाद फिर से आज ग्वालियर में मुलाकात होती है, तो कहीं ना कहीं सियासी अटकलें हैं और अटकलों का बाजार जरूर गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि जिस आधार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद जिस वक्त कांग्रेस पार्टी में देखा जा रहा था
वहां से ग्राफ गिरता नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम बनाए, विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को बना दिया गया, उसी आधार पर प्रहलाद पटेल और ये तमाम नेता के कैलाश विजयवर्गीय हैं, इनको कैबिनेट में शामिल कर दिया गया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के तमाम वो 22 जो विधायक थे, उनमें से महज 3 लोगों को केंद्र में यहाँ पर कैबिनेट में जगह मिली। तो यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े दावेदार जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी के वही थे कमलनाथ के बाद। और यदि इन चुनावों तक ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर रुकते तो जिस तरीके की लहर नजर आ रही थी, वो लहर यहां से उनके फेवर में जाती और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे काफी दूर नहीं थी। बिल्कुल, यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे काफी दूर नहीं थी। जिस तरह लगातार यहाँ पर बात चल रही है मध्य प्रदेश और पार्टी के लिए योगदान करने वाले नेताओं की, पार्टी के लिए बड़ी भूमिका निभाने वाले नेताओं की, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। जिस तरह से साल 2003 में बतौर मुख्यमंत्री पहली बार सूबे की कमान शिवराज ने संभाली और 2018 तक यानी 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे। और फिर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ से कहीं ना कहीं बगावत करके बीजेपी का दामन थामा था, तो शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 18 सालों से भी ज्यादा वक्त तक ये जिम्मेदारी संभाली है, उस सब के बाद उन्हें जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं अलग किया गया। और अब जिम्मेदारी जो शिवराज सिंह चौहान को मिली है वो दक्षिण भारत के 5 से 6 राज्यों में आने वाली 131 लोकसभा सीटों की दी गई है। ये वो 131 लोकसभा सीटें हैं जिन पर पिछले 9 सालों में या कहीं कि 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और काम भी वो काम नहीं कर पाया। ऐसे में दिनेश, क्या शिवराज सिंह चौहान का नाम, उनका काम, उनकी मेहनत 2024 के लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत को साध पाएगा या नहीं? देखिए, दक्षिण भारत में शिवराज सिंह चौहान का कोई खास जो है राजनीतिक पकड़ नहीं है, वहां पर राजनीतिक वर्चस्व नहीं है। और दक्षिण द्वार जो है पहले ही कांग्रेस पार्टी यहां पर बीजेपी के लिए बंद कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अब 355 लोकसभा सीटों पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू की जाएगी। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, इनकी मध्य प्रदेश या फिर उससे जुड़े हुए इलाके में ही ज्यादा जो है सियासी चहल पहल देखने को मिलेगी, क्योंकि दक्षिण की जिम्मेदारी यहाँ पर आप किसी ऐसे नेता को नहीं छोड़ सकते जहां पर उनकी दावेदारी कभी रही ना हो। और यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दक्षिण में काफी मजबूत स्थिति में बनी हुई है, तो वहां पर उनका किला ध्वस्त करने की जो है वो उसमें नाकाम रह सकती है। और एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान को यदि मध्य प्रदेश में ही रखा जाए और वहीं चुनाव का जो है प्रभारी बनाया जाए, या फिर उनको विशेष रूप से वहां कोऑर्डिनेटर बनाकर बीजेपी यहाँ पर काम करना चाहे, तो वो बेहतर रिजल्ट दे सकता है बजाय कि दक्षिण के। बिल्कुल बेहतर रिजल्ट दे सकता है। सारी बात यहाँ इसीलिए की जा रही है कि 24 यानी कि 2024 लग चुका है, शुरुआत हो चुकी है और लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी मजबूती करने के लिए तमाम लोकसभा सीटों पर अपनी प्लानिंग और अपनी यहाँ पर रणनीतियों में जुट गए हैं। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प रहने वाला है कि शिवराज सिंह चौहान के 131 लोकसभा सीटों में बीजेपी के लिए कमल खिला पाते हैं या नहीं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी और उसके बाद क्या कुछ बड़ा पद देती नजर आती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।